यह एक बायोपॉलीमर है। पॉलीमर वर्ड आने का मतलब ये हो गया कि यह एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी कोई ना कोई एक मोनोमेरिक यूनिट होगी। हर एक पॉलीमर का एक मोनोमर होता है। मोनोमर या कह सकते हैं कि रिपीटिंग यूनिट। न्यूक्लिक एसिड अगर एक पॉलीमर है तो उसका भी एक मोनोमर या रिपीटिंग यूनिट होगा जिसे हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड। तो हम पॉलीमर के सेंस में न्यूक्लिक एसिड को कह सकते हैं कि यह एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है ना। यानी कि न्यूक्लिक एसिड्स जो है वो क्या है, एक बायोपॉलीमर है। बायोपॉलीमर मीन्स हो गया कि ऐसा पॉलीमर जो लिविंग सिस्टम या लिविंग सेल्स के भीतर पाया जाता हो, तो हम इसे बायोपॉलीमर कहेंगे। और अगर कोई पॉलीमर होता है तो उसका एक मोनोमर या रिपीटिंग यूनिट होता है जिसे हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं न्यूक्लिक एसिड के सेंस में। न्यूक्लियोटाइड अगर मोनोमर है तो पॉलीमर के सेंस में हम न्यूक्लिक एसिड को कह सकते हैं कि यह एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। से फॉर एग्जांपल अगर हमने एक चेन या सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड्स का इस तरह से मान लीजिए अरेंज किया। अब ये कोई भी न्यूक्लियोटाइड्स हो सकते हैं। अब हमने अगर क्या किया, न्यूक्लियोटाइड्स को इस तरह से रिपीटिंग मैनर में अरेंज कर दिया, है ना, तो यह होल सब्सटेंस क्या कहलाएगा, यह होल सब्सटेंस कहलाएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लिक एसिड कहेंगे। और इसका जो एक कंपोनेंट है यह क्या कहलाएगा, इसे ही बोलेंगे यही इसका मोनोमर है। ठीक है, रिपीटिंग यूनिट ही है जिसके रिपीट होने से यह न्यूक्लिक एसिड बना हुआ है। दैट मीन्स ये अगर एक न्यूक्लियोटाइड है। अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड को बाहर लेके आए और इसके स्ट्रक्चर को सिंपल करके देखें कि इसके भीतर है क्या, तो एक न्यूक्लियोटाइड को अगर हम बाहर लेके आते हैं तो देखते हैं कि इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं। यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड जो है 3 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। और 3 कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, जैसे एक कंपोनेंट हो गया नाइट्रोजनस बेस, दूसरा कंपोनेंट हो गया शुगर, और तीसरा कंपोनेंट हो गया फॉस्फेट ग्रुप। इन 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है न्यूक्लिक एसिड का जो न्यूक्लियोटाइड है। एक मोनोमर जो है वह मोनोमर 3 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। इसी तरह से सभी में होगा, यानी कि हर किसी में एक फॉस्फेट होगा, एक शुगर होगा और एक, है ना, नाइट्रोजनस बेस शुगर फॉस्फेट। उसी तरह से अगले में भी होगा नाइट्रोजनस बेस शुगर फॉस्फेट, इसमें भी होगा नाइट्रोजनस बेस शुगर फॉस्फेट। यानी हर न्यूक्लियोटाइड में एक नाइट्रोजनस बेस होगा, एक शुगर होगा और एक फॉस्फेट होगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है। नाइट्रोजनस बेस को जरा देखते हैं, यानी कि तीनों कंपोनेंट्स में बारी बारी से देखेंगे। पहला कंपोनेंट हम लेते हैं नाइट्रोजनस बेस। द फर्स्ट कंपोनेंट हियर इज नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं इन केस ऑफ न्यूक्लिक एसिड वो 5 होते हैं। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल, ये 5 तरह के नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। क्लियर कर देता हूं। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल, ये 4 तरह के नाइट्रोजनस बेस किसी न्यूक्लिक एसिड में पाए जाते हैं। ये 5 तरह के, लेकिन इनके स्ट्रक्चर्स के डिफरेंस की वजह से इनको 2 ग्रुप में बांट दिया गया है। दैट मीन्स इन दोनों को अलग
और इन तीनों को अलग ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर क्या किया गया है, अलग कर दिया गया है। यानी कि नाइट्रोजनस बेस जो है हमारा स्ट्रक्चर के बेस पर दो तरह का है, एक है प्यूरीन बेसिस और दूसरे को बोलते हैं पिरिमिडीन बेसिस, है ना। प्यूरीन बेस, यह जो नाम है वह डिराइव हुआ है एक स्ट्रक्चर, दैट मीन्स हम पिरिमिडीन को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो हम पिरिमिडीन से ही शुरू करते हैं। दिस इज द पिरिमिडीन, ये पिरिमिडीन है। और प्यूरीन क्या होगा, प्यूरीन एक पिरिमिडीन रिंग और एक इमिडाजोल रिंग, इन दोनों से मिलकर के बना हुआ है। दैट मीन्स प्यूरीन बेस, यानी इस पूरे को हम बोलते हैं कि यह एक प्यूरीन रिंग है, और इस प्यूरीन रिंग में दो कंपोनेंट्स हैं जो फ्यूज्ड हैं, यानी कि एक पिरिमिडीन रिंग है, 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है पिरिमिडीन, और उसका फ्यूजन हुआ है किसके साथ, ये इमिडाजोल रिंग है। दिस रिंग इज कॉल्ड एज इमिडाजोल। प्यूरीन बेसेस आर द डेरिवेटिव्स ऑफ प्यूरीन and pyrimidine bases are the derivatives of pyrimidine. Okay, purine bases are the derivatives of purine and pyrimidine bases are the derivatives of pyrimidine. तो प्यूरीन बेस जो है वो दो तरह का है, कौन कौन सा है, एक है एडिनिन और एक है गुआनिन। एडिनिन और गुआनिन दोनों ही चूंकि प्यूरीन बेसिस हैं, तो इनका जो बेसिक स्केलेटन होगा वो क्या होगा, उसमें ये चीज जरूर आएगी, ठीक है। तो ये हो गया इसका बेसिक स्केलेटन, किसके जैसा, प्यूरीन के जैसा। अब इस पर अगर हम एक NH2 यहाँ लगा देते हैं, एक अमाइनो ग्रुप, तो अब ये हो गया एक प्यूरीन बेस, कौन सा, अब इसको हम एडेनिन कहेंगे अगर NH2 ग्रुप यहाँ पर आ गया तो, ठीक है। और गुआनिन कब कहेंगे इसको, गुआनिन कहेंगे जब थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन कर देते हैं। क्या मॉडिफिकेशन अब यहाँ करना है कि यहाँ से NH2 हटा करके यहाँ पर ले आना है और इस जगह पर सी डबल बॉन्ड वो कर देना है, ठीक है। यहाँ पर हो गया NH और ये हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया गुआनिन का, ठीक है। तो दोनों ही प्यूरीन बेसिस हैं। अब पिरिमिडीन बेस, पिरिमिडीन बेस जो होते हैं वो तीन होते हैं, कौन कौन से, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। तो साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल, तो इसको हम कह सकते हैं कि पिरिमिडीन बेसिस आर 3। फर्स्ट हो जाएगा हमारा कौन सा, साइटोसिन। अब साइटोसिन कब कहेंगे, हमारा जो स्ट्रक्चर है बेसिक वो क्या है, ये स्ट्रक्चर हमारा है ना। तो ये पिरिमिडीन का बेसिक स्ट्रक्चर है। अब थोड़ा सा इसको मैं आसान बनाने के लिए पहले क्या करते हैं, तीनों को लिख देते हैं ऐसे, साइटोसिन, थायमिन और थर्ड वन जो होगा हमारा यूरेसिल। अब सभी क्या है, पिरिमिडीन बेस है, तो सब में यह चीज तो कॉमन रहेगी, है ना, ये चीज इन सब में कॉमन रहेंगी। अब पिरिमिडीन बेस में ये तीनों में कॉमन क्या चीज है, कॉमन है कि सभी में इस पोजीशन पर एक कीटोनिक ग्रुप होता है, CO ग्रुप। और क्या चीज कॉमन है तीनों में, कि तीनों में यहाँ पर एक डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को हम साइटोसिन कहेंगे जब यहाँ पर एक NH2 ग्रुप होगा। और थायमिन और यूरेसिल में एक चीज और कॉमन है कि इन दोनों में इस पोजीशन पर एक और कीटोनिक ग्रुप है, और थायमिन में इसके अलावा यहाँ पर एक CH3 ग्रुप है, ठीक है।
तो ये पिरिमिडीन बेस के स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं। तो तीनों को हम कैसे याद करेंगे, तो पहले हम इसका बेसिक स्केलेटन बना देंगे, जो कॉमन थिंग्स है डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड वो बना देंगे, और तीनों में डबल बॉन्ड यहाँ बना देंगे, ठीक है। फिर साइटोसिन में क्या होगा कि ये जो पोजीशन है यहाँ पर क्या होगा, NH2 ग्रुप होगा, और थायमिन में और यूरेसिल में इन दोनों पोजीशन पर CO ग्रुप होगा, थायमिन में एडिशनल यहाँ पर एक CH3 ग्रुप होगा, ठीक है। और बाकी इसके बाद से वैलेंसी हमारी NH कर देंगे, इसको हाइड्रोजन लगा करके इसको सैचुरेट कर देंगे, ठीक है, हाइड्रोजन। तो ये हमारे स्ट्रक्चर्स हैं प्यूरिन बेस के और पिरिमिडिन बेस के। अगर हमारे पास ये स्ट्रक्चर्स अगर हमारे तैयार हो जाते हैं तो हमें काफ़ी आसान हो जाएगा आगे का काम करने में, ठीक है। तो यानी कि हमारे किसी भी न्यूक्लिक एसिड का जो न्यूक्लियोटाइड है, जिसके चेन फॉर्म में जुड़ जाने से वह न्यूक्लिक एसिड कहलाता है, तो उस न्यूक्लियोटाइड के बारे में हमने देखा कि उसका जो कंपोजिशन है उसमें 3 चीज़ें हैं, नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट, ठीक है। तो हमने पहला जो स्टेप है वो देख लिया कि इसमें नाइट्रोजनस बेस 5 तरह के होते हैं, ठीक है। अगर हमारा यह जो सीक्वेंस है, चूंकि न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं वो 2 तरह के हैं, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स 2 तरह के हैं, तो अब यह पॉलीपेप्टाइड चेन DNA का भी हो सकता है या फिर किसका हो सकता है, RNA का हो सकता है। यानी कि इस न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रैंड को हम कब DNA कहेंगे या कब RNA कहेंगे, केवल अगर हम नाइट्रोजनस बेस के फॉर्म में देखें। अगर हम केवल यह डिफरेंशिएट करना चाहें कि ये जो हमारा थ्रेड है पॉलीन्यूक्लियोटाइड का, वह DNA का सेगमेंट है या फिर RNA का है, ऑन द बेसिस ऑफ किसके, नाइट्रोजनस बेस के, तो हम देखेंगे कि यह जो एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, यह दोनों में पाया जाता है, DNA में भी पाया जाता है और RNA में भी, तीनों पाए जाते हैं। तो हम इसके बेस पर डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो हमारे जो डिफरेंशिएटिंग नाइट्रोजनस बेस है वो कौन है, थायमिन और यूरेसिल। अगर हमें इस स्ट्रैंड में नाइट्रोजनस बेस में अगर हमें थायमिन कहीं दिख जाता है तो हम समझ लेंगे कि यह जो सेगमेंट है किसका है, DNA का है। और अगर थायमिन नहीं मिल रहा है, उसकी जगह पर अगर यूरेसिल दिख जाता है तो हम समझ जाएंगे कि ये स्ट्रैंड किसका है, RNA का। तो ये दोनों डिफरेंशिएटिंग नाइट्रोजनस बेस है। डिफरेंशिएटिंग नाइट्रोजनस बेस मतलब कि जो DNA और RNA में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यानी कि हम इस स्ट्रैंड को नाइट्रोजनस बेस देख करके कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि यह DNA का है या कि RNA का है। तो हम यही देखेंगे कि अगर इसमें हमें कहीं भी यानी एडेनिन दिखा, गुआनिन दिखा, साइटोसिन दिखा, तो हम नहीं बता पाएंगे कि DNA है कि RNA है। लेकिन अगर थायमिन और यूरेसिल में से कोई एक दिख गया तो वो हमें पहचान करवा देगा। थायमिन दिख गया तो वो स्ट्रैंड DNA का कहलाएगा, और अगर यूरेसिल दिख गया तो RNA का कहलाएगा। दोनों एक साथ मौजूद नहीं रहते हैं, ठीक है। फिर दूसरा जो कंपोनेंट है इस न्यूक्लियोटाइड का वो क्या है, शुगर, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं। शुगर जो है वह 2 तरह का है। इस शुगर को हम बोलते हैं कि यह पेंटोज शुगर है, दिस इज पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर इसलिए कहते हैं क्योंकि यह 5 कार्बन का शुगर है। नहीं, 5 कार्बन वाला जो कार्बोहाइड्रेट है उसको हम पेंटोज कहते हैं। तो इसका मतलब कि इस शुगर में, यानी कि जो न्यूक्लिक एसिड में शुगर होता है वह 5 कार्बन वाला है, और इसका जो स्ट्रक्चर है वह साइक्लिक है। इसको हम फ्यूरानोस फॉर्म कह सकते हैं। शुगर को यानी पेंटोज शुगर जो है हमारा वह फ्यूरानोज स्ट्रक्चर होता है इसका। फ्यूरानोज स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया कि इसका स्ट्रक्चर फ्यूरान से रिजेंबल करता हुआ बनाते हैं, इस टाइप का। ये फ्यूरान है, तो फ्यूरान के स्ट्रक्चर जैसा इसका स्ट्रक्चर होगा। तो शुगर में 2 तरह के शुगर हो गए, एक तो हो गया राइबोज शुगर और एक हो गया डीऑक्सी राइबोज शुगर, है ना। राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर, ये शुगर भी डिफरेंशिएटिंग होता है। यानी कि अगर हम नाइट्रोजनस बेस में अगर हमें थायमिन और यूरेसिल का पता ना चले
और फिर भी हमें बताना हो कि यह जो थ्रेड है वह थ्रेड डीएनए है या फिर आरएनए है, तो हम शुगर के बेस पर डिफाइन करते हैं कि अगर यह शुगर अगर राइबोज शुगर रहा तो हम समझ जाएंगे कि यह आरएनए में पाया जाता है, तो इसलिए हमारा थ्रेड किस चीज़ का कहलाएगा, आरएनए का थ्रेड होगा। और अगर डीऑक्सीराइबोज दिख गया तो इसका मतलब थ्रेड जो है वो डीएनए का हो जाएगा, यानी कि ये हो गया हमारा। तो आइए हम लोग देखते हैं इस शुगर के बारे में। तो शुगर जैसा कि हमने देखा कि दो तरह का है, एक तो राइबोज शुगर है और दूसरा है डीऑक्सी राइबोज शुगर। राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर, ये शुगर जो है एक्चुअली में है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर मीन्स 5 कार्बन वाला जो कार्बोहाइड्रेट है, दैट इज। अब आपने देखा कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह रिजेंबल करता है, फ्यूरान से रिजेंबल करता है, इसलिए इसके स्ट्रक्चर को फ्यूरानोज स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो फ्यूरान के स्ट्रक्चर से ये पार्ट लिया गया है, सपोज दैट ये हो गया हमारा, और यहाँ पर जो दो वैलेंसीज हैं, इन वैलेंसीज को हम देखते हैं तो OH ऊपर की तरफ है, H नीचे है ना। दिस वन, ये हमारा राइबोज शुगर है। क्योंकि OH ऊपर की तरफ से है इसलिए इसको बीटा फॉर्म कहेंगे, है ना। अगर इसको अल्फा या बीटा फॉर्म कहा जाए कि राइबोज जो है वो अल्फा है या बीटा है, तो बताएंगे बीटा राइबोज है, क्योंकि OH ग्रुप जो है वो ऊपर की तरफ है। इसी कारण से डिसाइड करते हैं जो हमारा C1 है, कार्बन नंबर 1 है, यहाँ पर इस कॉन्फ़िगरेशन को देखा जाता है, ठीक है। तो ये कार्बन नंबर 1 हो गया, 2, 3, 4 और ये 5 कार्बन है इसमें, तो 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया राइबोज शुगर। ये आरएनए में पाया जाता है, ठीक है। और डीएनए में पाया जाता है डीऑक्सी राइबोज शुगर। यानी डीएनए का न्यूक्लियोटाइड इस शुगर से बनता है और आरएनए का न्यूक्लियोटाइड इस शुगर से बनता है। दोनों में अंतर क्या है, तो ये भी है राइबोज शुगर ही, बट क्या है, डीऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन निकल गया है। कहाँ से निकला है, तो सेकेंड कार्बन से, यानी कि दिस। यहाँ कार्बन नंबर 1 वैसा ही है, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 भी वैसा ही है जैसे था, कार्बन नंबर 4 भी वैसा ही है जैसे था, है ना। और 5 पर क्या होगा, CH2OH, तो ये होगा कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5, 5 कार्बन है पर भी नहीं। तो दोनों स्ट्रक्चर में डिफरेंस कहाँ पर आया, दैट मीन्स इस कार्बन पे, ये जो कार्बन है वही इन दोनों को डिफरेंशिएट करता है। तो यहाँ पर सेकेंड कार्बन पर OH की जगह पर केवल H है, ऑक्सीजन निकल गया है, इसीलिए इसको डीऑक्सी राइबोज शुगर कहा जाता है, ठीक है। तो इतनी बातें हो गई कि तो हमने देखा कि किसी न्यूक्लियोटाइड के जो 3 कंपोनेंट्स हैं, दैट इज न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट्स में 3 कंपोनेंट्स जो क्या था, एक तो नाइट्रोजनस बेस था और दूसरा क्या था, शुगर, और तीसरा है फॉस्फेट यानी कि फॉस्फोरिक एसिड कह सकते हैं, है ना। तो इसके बारे में हमने देखा, और ये दोनों चीजें मिलकर क्या बनाती हैं, न्यूक्लियोसाइड बनाती हैं। नाइट्रोजनस बेस और शुगर अगर मिल जाए तो ये क्या बना लेंगे, न्यूक्लियोसाइड बना लेंगे, और अगर उसमें फॉस्फेट जुड़ गया तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। एग्जाम में हमारे आता है कि डिफरेंशिएट न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, तो हम इस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बातें हो गई न्यूक्लियोटाइड को लेकर के। तो अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा, उससे पहले हम देखते हैं कि न्यूक्लियोसाइड कैसे बनेगा। तो यहाँ बात समझ में आ रही होगी
कि नाइट्रोजनस बेस और शुगर अगर मिल जाए तो क्या बना लेंगे, न्यूक्लियोसाइड बना लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे दोनों शुगर हमारे पास है। अब हमें क्या करना है, इसमें नाइट्रोजनस बेस जोड़ देना है। तो नाइट्रोजनस बेस में हमें पता है कि कितने तरह के बेस होने हैं और डीएनए में कौन सा मिलेगा, आरएनए में कौन सा मिलेगा, ये हम लोगों ने क्लियर कर लिया है बात को। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको देखते हैं। एक बार एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, थायमिन है और यूरेसिल है। ये हमारे नाइट्रोजनस बेसेस हैं जो न्यूक्लिक एसिड में पाए जाते हैं। इसके बारे में हमने देखा है, स्ट्रक्चर वगैरह देख ही लिया है। तो स्ट्रक्चर हमने जब देखा था तो वहाँ हमने देखा था कि एडेनिन गुआनिन जो है वो प्यूरिन टाइप के हैं और साइटोसिन थायमिन यूरेसिल कहते हैं pyrimidine। प्यूरिन और pyrimidine दो बेस हैं। तो इसमें हमने देखा था कि ये हैं प्यूरिन टाइप के एडेनिन गुआनिन और pyrimidine टाइप के कौन से हैं, साइटोसिन थायमिन और यूरेसिल हैं, जिसमें से केवल थायमिन पाया जाता है डीएनए में और केवल यूरेसिल पाया जाता है आरएनए में। ठीक है, तो हम इसको जरा बनाने की वो कोशिश करते हैं भाई कि कैसे बनेगा ये स्ट्रक्चर, कैसे हम ड्रा करेंगे, इसको देखते हैं। तो शुगर वाले को तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं फिलहाल। ठीक है, इसी पर बनाने की कोशिश करते हैं, इसी पर बनाते हैं। तो हम लोगों ने देखा था एडेनिन गुआनिन, चूंकि ये प्यूरिन बेस है, ये इसका बेसिक स्केलेटन है और इस बेसिक स्केलेटन पे यहाँ पे NH2 ग्रुप लग गया, तो इसका नाम हो गया एडेनिन। ठीक है, और पोजीशंस की बात करें तो पोजीशन भी हमने देखा था, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2। हमने देखा प्यूरिन है, ये प्यूरिन में एंटी क्लॉकवाइज ही चलेंगे टाइप का, तो 1 2 3 आएंगे। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यानी प्यूरिन में जब नंबरिंग करते हैं तो pyrimidine रिंग वाले से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना चल के एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरह से। तो एडेनिन के केस में नंबरिंग का पैटर्न ये है। और गुआनिन करना होगा तो जो डिफरेंस था वो हमने आपको बताया ही था। ठीक है, तो सेम टाइप का गुआनिन में जाएगा, यहाँ NH2 हो जाएगा और यहाँ पे CO हो जाएगा। ठीक है, और एक हम pyrimidine से भी उठा, सपोज दैट एक हमने pyrimidine का भी एग्जांपल ले लिया, साइटोसिन। अब इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे, तो इसका रिवर्स चलते हैं। जैसे यहाँ pyrimidine की हमने नंबरिंग की थी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हम इसे क्लॉकवाइज में ले चलेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बेस और शुगर ये दोनों चीजें मिलेंगी तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड बनेगा। तो मान लीजिए ये हमारा शुगर है और ये हमारा बेस है, ये दोनों आपस में जब जुड़ेंगे तो ये जो बॉन्ड यहाँ बनेगा, इस बॉन्ड को कहते हैं इन जनरल, इसको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं इसको। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आता है कि शुगर और बॉन्ड बेस की जो बॉन्डिंग हो रही है, वह जो बॉन्ड है इनको लिंक कर रहा है आपस में, उसे क्या बोलते हैं, तो वो था ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब थोड़ा सा हम इसको और डिटेल में देखते हैं। अगर हमारा प्यूरिन इस शुगर के साथ अटैच होता है, अगर यह प्यूरिन इस शुगर के साथ अटैच होता है तो शुगर का जो ये पोजीशन नंबर 1 है वो इन्वॉल्व होता है बेस के साथ बॉन्डिंग करने के लिए। ठीक है, और अगर pyrimidine अगर पार्टिसिपेट करेगा, चाहे साइटोसिन हो, चाहे थायमिन हो, चाहे यूरेसिल हो, साइटोसिन थायमिन यूरेसिल के केस में यह जो नंबर 1 नाइट्रोजन है वो इसके साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। दैट मीन्स ये कार्बन नंबर 1 और ये यहाँ से नाइट्रोजन वाला, यानी कि इस pyrimidine रिंग का जो नंबर 1 है ये दोनों यहाँ से बॉन्डिंग करेंगे, तो क्या होगा, OH और H मिल करके क्या होगा, H2O बना करके निकल जाते हैं।
ठीक है, और ये दोनों आपस में इस तरह से बॉन्ड बना लेते हैं। क्लियर होगा क्या? और इस बॉन्ड का नाम क्या है? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, इन्वॉल्व कौन हुआ है? यहाँ से नाइट्रोजन इन्वॉल्व हुआ है, तो इसको कंप्लीटली बोलेंगे एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। लेकिन और अप्रोप्रिएटली इसको हम देखेंगे तो इसको बोलेंगे, अच्छा नंबरिंग चूंकि 1 2 3 4 5 6 यहाँ हुई है और 1 2 3 4 5 यहाँ हुआ है, तो दोनों नंबरिंग को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करते हैं? इसको डैश बना देते हैं, है ना। जो कार्बोहाइड्रेट में नंबरिंग हुई है 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश कह देते हैं इसको, ठीक है। तो हमारा ये डिफरेंशिएट हो जाएगा जब हम बातें करेंगे तो ये, ठीक है। तो ये जो बॉन्डिंग हुई वो कौन सी हो गई? एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहेंगे। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज तो कॉमनली कहते ही हैं इसको, लेकिन अब हम केस जो स्टडी कर रहे हैं तो आप देखेंगे इसको हम क्या बोलेंगे? एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहेंगे, ठीक है। और ये लिंकेज जो है अभी भी ये क्या है? बीटा ही बना हुआ है, यानी पहले भी ये बीटा फॉर्म था, वो सुपर था, और ये अभी जो ये बॉन्डिंग बनने के बाद बेस आया है वो भी सेम पोजीशन अडॉप्ट किया हुआ है, तो इसको बीटा एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहेंगे, ठीक। और एक और चीज इसको बोलेंगे 1 डैश 1, ठीक है, क्योंकि इसका भी 1 इन्वॉल्व हुआ है और इसका भी 1 इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है। तो हम इसे लिखेंगे 1 डैश 1, यानी 1 डैश शुगर का, और ये 1 रिजेंबल कर रहा है किसको बता रहा है? ये बता रहा है बेस को, ठीक है। ये 1 डैश शुगर का और ये 1 हो गया बेस का, और लिंकेज कौन सा है? बीटा है, और नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्डिंग हुई है, एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहेंगे इसको। तो ये कंप्लीट जो कहा जाता है, यानी कि अगर हमारे एग्जाम में और डीप में मामला जाए तो हमारे पास ऑप्शन क्या मिलेगा, या हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा कि अगर कोई शुगर, अब इसमें भी कुछ भी हो सकता है, वो राइबोस शुगर हो, डीऑक्सी राइबोस हो, इससे बहुत मतलब नहीं है वहाँ पे, है ना। तो क्या होगा? तो अगर हमारे शुगर ने इस बेस के साथ बॉन्डिंग की तो शुगर का नंबर 1 कार्बन और बेस का नंबर 1 नाइट्रोजन वाला, ये दोनों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो मोर अप्रोप्रिएट एग्जैक्ट क्या होना है? इस बॉन्ड का नाम इस पर्टिकुलर केस में रख दें तो क्या होगा? 1-1 बीटा एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहेंगे, ठीक है। इन द सेम वे मान लीजिए अगर हमने इसको भी अगर हम राइबोज ही लेकर के आगे बढ़े, फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना। लेकिन अभी क्या है, इस चीज को हम एक सा लेके चलें तो ज्यादा बेटर होगा। सपोज दैट अगर हमारे इस शुगर के साथ अगर प्यूरिन आता है बॉन्डिंग करने के लिए, तो भी जो बॉन्ड बनेगा वो क्या कहलाएगा? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ही होगा, एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ही होगा, और बीटा एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ही होगा। बट यहाँ थोड़ी सी चेंजिंग हो जाएगी, आप समझ चुके होंगे आई थिंक, क्योंकि अगर यहाँ पर पार्टिसिपेट कौन करेगा बॉन्डिंग में? ये 9वां नंबर, तो हमें ये याद रखना है pyrimidine का नंबर 1 और प्यूरिन का नंबर 9 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है विद शुगर, ठीक है। अब ये प्यूरिन अगर आता है यहाँ पर बॉन्डिंग करने के लिए तो क्या होगा? यानी कि इसकी बॉन्डिंग नंबर 9 वाले से होगी, तो कुछ इस तरह का हो जाएगा केस, है ना, है कि नहीं। अब सारी चीजें वैसे ही रहेंगी, NH2 जहाँ था वहीं रहेगा। अब यहाँ पर क्या है, इसको देख लें, जैसा है वैसा ही यहाँ पर हम इसको बना लेंगे, ठीक है। अब ये चीजें ऐसा चल रही हैं, ठीक। अब यहाँ पर क्या हुआ है, अब इस जगह पर हम डबल बॉन्ड हमारा यहाँ पर है, ठीक है ना। नंबरिंग की जहाँ तक बात है, सेम नंबरिंग यहाँ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। और अब यह जो बॉन्ड है वो भी क्या कहलाएगा? अब तो आपको पता चल गया, एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ही कहेंगे इसको भी, बीटा कहेंगे। लेकिन इससे पहले अब क्या लगा दें, तो यहाँ पर भी जो हमारा शुगर है उसका 1 डैश इन्वॉल्व हुआ है, कॉमा के बाद क्या लगेगा?
बेस का लगता है, तो बेस का 1 था यहाँ पर बेस का कौन सा है 9 नंबर, तो इसको बोलेंगे 1-9 बीटा एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहेंगे। तो ये बहुत ही करेक्ट और इम्पोर्टेंट बात है, तो इसको हम ध्यान में हमेशा रखेंगे कि जब किसी शुगर के साथ प्यूरिन बेस आएगा तो क्या कहेंगे, pyrimidine बेस आएगा तो उस लिंकेज को हम क्या कहेंगे। ओवरऑल है क्या, वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ही है, इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ जो बना उसका नाम क्या देंगे, यानी कि ये बना तो क्या, ये भी एक न्यूक्लियोसाइड हुआ और ये भी एक न्यूक्लियोसाइड हुआ। अब इस न्यूक्लियोसाइड में यह जो आया था कौन था, साइटोसिन था, और यहाँ पर कौन आया है, एडेनिन आया है, ठीक है ना। ये हमारा राइबोज शुगर है और ये भी राइबोज शुगर है, लेकिन बेस क्या आया है, प्यूरिन और बार pyrimidine आया है। नाम कैसे लिखेंगे इसको हम जरा देखते हैं, इसका नाम क्या दें। अब नाम इसका होगा जैसे, अब हम ये कहते हैं इन केस ऑफ RNA, ठीक है। इन केस ऑफ RNA बेस कौन सा इन्वॉल्व होगा, बेस कौन कौन सा होगा, एडेनिन होगा, गुआनिन होगा, साइटोसिन होगा, यूरेसिल होगा, है ना। अब बेस हो गया, अब इसका अटैचमेंट किसके साथ हो गया, शुगर के साथ। शुगर सभी के केस में कौन सा है, राइबोज ही है, यहाँ पे राइबोज है, यहाँ पे राइबोज है, यहाँ पे राइबोज शुगर ही है। जब ये दोनों मिले तो नेम ऑफ न्यूक्लियोसाइड, जो न्यूक्लियोसाइड बना उसका क्या नाम हुआ, ठीक है। एडेनिन जब राइबोज शुगर के साथ मिलेगा, एडेनिन जैसे राइबोज शुगर के साथ मिला तो इसका नाम हो जाएगा एडिनोसिन, क्या नाम हो जाएगा, एडिनोसिन। और गुआनिन जब मिलेगा तो इसको बोलेंगे गुआनोसिन, है ना, यानी जब प्यूरिन बेस मिला तो, ठीक है, ये हो गया हमारे प्यूरिन बेस, तो नाम इस तरह से दिया एडिनोसिन और गुआनोसिन। लेकिन जब pyrimidine आया तो नेमिंग थोड़ी सी अलग टाइप की हो जाएगी, इसको बोलेंगे साइटिडीन, है ना, और इस केस में बोलेंगे यूरिडीन। तो एडेनोसिन, गुआनोसिन, साइटिडीन, यूरिडीन, ये हमारे न्यूक्लियोसाइड के नाम हो जाएंगे, ठीक है। बात क्लियर हो गई, इस बात को नोट कर लेंगे कि इन केस ऑफ RNA जो न्यूक्लियोसाइड बन रहा है, तो RNA कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम शुगर से डिफाइन कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। हम शुगर से डिफाइन कर रहे हैं कि जब RNA होगा तो हमारा जो शुगर होगा वो हमेशा कौन सा होगा, राइबोज शुगर होगा, ठीक है। और डीऑक्सीराइबोज हो जाएगा तो वो DNA का फ्रेगमेंट हो जाएगा, ठीक है। और बेस में कौन कौन से हो सकते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन तो हमेशा होंगे ही, बट RNA का पहचान कराने के लिए कौन सा होना जरूरी है, यूरेसिल, नॉट थायमिन, ठीक है। अब जब इन बेसिस का शुगर के साथ कॉम्बिनेशन होगा तो ये नाम इसका आ जाएगा, नेम ऑफ न्यूक्लियोसाइड। बात स्पष्ट हो गई। अब हम देखते हैं इन केस ऑफ DNA, अगर ये DNA का केस हो तो फर्क क्या पड़ेगा, अगर ये DNA का केस होगा तो फर्क इतना पड़ेगा कि ये जो शुगर है वह है राइबोज से क्या हो जाएगा, अब ये हो गया डीऑक्सीराइबोज। देखिए बहुत जरा सा अंतर केवल है, कुछ समझने की बात है, और ये भी क्या हो जाएगा H, यानी कि अब यह टुकड़ा किस चीज का हो गया, इतने से ही हमारा जस्टिफाई हो गया, अब यह DNA का न्यूक्लियोसाइड हो गया। अभी तक क्या था, RNA का न्यूक्लियोसाइड था, और अब क्या हो गया, DNA का न्यूक्लियोसाइड हो गया। नाम में कोई फर्क नहीं पड़ना है, यहाँ पे बात स्पष्ट हो रही है। अब बात आती है कि अगर ये DNA है तो pyrimidine में यूरेसिल नहीं पाया जाएगा, कौन सा पाया जाएगा फिर, ये यहाँ पर थायमिन पाया जाएगा, ठीक है। और ये शुगर होगा वह राइबोज नहीं होगा बल्कि कौन सा होगा,
डीऑक्सी राइबोस शुगर होगा। ठीक है, इतनी सी देखिए, जहां जहां पॉइंट ऑफ चेंजेस है उसको नोटिस करिए। ठीक है, अब जो नाम होगा न्यूक्लियोसाइड का वह इस नाम में हम डीऑक्सी लगा देंगे। दैट नेम ऑफ न्यूक्लियोसाइड में क्या जाएगा, डीऑक्सी एडिनोसिन। ये भी क्या हो जाएगा, डीऑक्सी गुआनोसिन, डीऑक्सी साइटिडीन, और ये भी हो जाएगा डीऑक्सी यूरिडीन। तो ये नेम ऑफ न्यूक्लियोसाइड हो गया। ठीक है, तो बहुत ही आसान है इस सिस्टम को समझना और बनाना इस चीज़ को, तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, क्योंकि हमने एक एग्जांपल प्यूरिन से और pyrimidine से भी देख लिया है। ठीक है, अब साइटोसिन है, थायमिन होगा तो क्या होगा, तो थायमिन में क्या होना है, जो डिफरेंस है कि एक यहाँ पर डबल बॉन्ड O आ जाएगा और यहाँ CH3 हो जाएगा, बस यही केवल स्ट्रक्चर का फर्क हो रहा है। और यहाँ पर अगर एडेनिन की जगह गुआनिन होगा तो क्या फर्क होगा, NH2 की पोजीशन चेंज हो जाएगी, NH2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड O आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यानी केवल हम स्ट्रक्चर में जो हमने जो बेस वगैरह पढ़ लिया उनके स्ट्रक्चर्स हमने पहले देख लिए, उन्हीं स्ट्रक्चर्स को यहाँ थोड़ा मॉडिफाई करते रहेंगे और चीज़ें हमारी तैयार हो जाएंगी, नाम क्या देंगे, नाम हमारा इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे न्यूक्लियोटाइड के बारे में। तो हमने अभी देखा कि न्यूक्लियोसाइड कब बनता है, जब एक शुगर के बेस के साथ कंबाइन होता है तब न्यूक्लियोसाइड बन गया। अब अगर हम इसी में एक फॉस्फेट जोड़ दें, फॉस्फेट जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा फिर। ठीक है, फॉस्फेट जुड़ते ही। अब आगे हम न्यूक्लियोटाइड के बारे में भी इसी से थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी हमारे लिए। ठीक है, या हम क्या करते हैं, इस पोर्शन को हटा दें या रहने देते हैं अभी। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड है जैसे, तो न्यूक्लियोटाइड क्या कहेंगे कि मोनोफॉस्फेट्स, मोनोफॉस्फेट्स ऑफ nucleosides are called nucleotides. Monophosphates of nucleosides are called nucleotides. यानी कि जो हमारा न्यूक्लियोसाइड, ये हमारा न्यूक्लियोसाइड है, इसका जो मोनोफॉस्फेट होगा। अब मोनोफॉस्फेट का मतलब ये फॉस्फेट आया कहाँ से, तो फॉस्फेट आता है फास्फोरिक एसिड से, H3PO4। दिस इज H3PO4 मीन्स जिसका स्ट्रक्चर है इस तरह से, दिस इज H3PO4 फास्फोरिक एसिड। इस फास्फोरिक एसिड से हमें क्या मिलेगा, फॉस्फेट हम इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो कैसे होगा इंट्रोड्यूस, तो ये शुगर का जो C5OH है, दैट मीन्स 5C डैश है ना, OH, ये इन्वॉल्व होगा शुगर का, ये वाला कार्बन। ठीक है, अब ये इन्वॉल्व होगा, क्या करेगा इस फॉस्फेट के साथ, कैसे क्या करता है अभी, एस्टर बनाएगा। क्या करेगा, एस्टर बनाएगा। ये एसिड है तो अपना H रिलीज कर देगा और ये अपना OH रिलीज कर देगा, तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग हो जाएगी वो क्या होगी, जरा देख लीजिए एक बार फिर से, देख लिया आपने, यहाँ से H रिलीज होगा और यहाँ से OH रिलीज होगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से OH निकल गया। ठीक है, अब हम देखते हैं P डबल बॉन्ड O OH OH और यहाँ पर क्या हो गया, OCH। तो क्या हो गया, एक एस्टर लिंकेज बन गया, फास्फो एस्टर कहेंगे, क्या बन गया इसको, ये बन गया फास्फो एस्टर लिंकेज। इसने क्या बना दिया, फास्फो एस्टर लिंकेज बन गया। तो ये फास्फो एस्टर लिंकेज जब बन गया तो अब ये ओवरऑल क्या कहलाएगा, अब ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। तो यानी ये अभी तक क्या था, न्यूक्लियोसाइड था, और इसके आते अब ये न्यूक्लियोटाइड हो गया। तो मोनोफॉस्फेट्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। तो यह एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर हो गया, यह एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर हो गया। इसमें फॉस्फेट हो गया, शुगर हो गया और ये बेस हो गया। शुगर से बेस की लिंकिंग जो है वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है,
शुगर से फॉस्फेट की जो लिंकेज है एक एस्टर बॉन्ड है तो उसको फॉस्फोएस्टर लिंकेज कहेंगे, ठीक है। इन द सेम वे यहाँ पर भी वही चीज़ होगी, ठीक है, यानी यहाँ भी फास्फोरिक एसिड आएगा और फॉस्फेट इस तरह से हम इसमें इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। अब बात आती है नाम की, इसका नाम क्या होगा। तो जैसा हम लोगों ने देखा था कि जैसे यहाँ पर भी हम इंट्रोड्यूस करा ही देते हैं, है ना, ये हो गया हमारा सब प्रोडक्ट, ठीक है। इस सेम टाइप से यहाँ पर भी अरेंजमेंट हो गया। तो अब हम इसका नाम क्या दें। अभी तक यह यूनिट क्या कहला रही थी, अगर यह एक न्यूक्लियोसाइड था, ठीक है, अगर अभी तक, अच्छा हम फिर से इसको क्या करते हैं, आरएनए का केस ले लेते हैं, सपोज दैट, तो आरएनए लेंगे तो हम मर्ज कर देंगे, तो राइबोज शुगर होना चाहिए केवल, ठीक है। अब अगर ये आरएनए का हो गया तो नाम क्या होगा, तो पहले मैं एज ए न्यूक्लियोसाइड इसका नाम देखेंगे, न्यूक्लियोसाइड की तरह से क्या नाम था, तो हम इसको अगर कहें कि नेम ऑफ न्यूक्लियोसाइड, और उसमें हमने क्या किया है, फॉस्फेट इंट्रोड्यूस कराया है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड हो गया, तो नेम ऑफ न्यूक्लियोटाइड, या अगर हम आरएनए का टुकड़ा लेकर कर रहे हैं तो नेम ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड कर सकते हैं, ठीक है। यानी किस केस में हम, इन केस ऑफ आरएनए अगर हम बात करें, आरएनए के केस में नेम ऑफ न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट आ गया तो न्यूक्लियोटाइड होगा, राइबो न्यूक्लियोटाइड हो गया, ठीक है। तो अगर हम देखें एडेनिन, जैसे फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं, एडेनिन का न्यूक्लियोसाइड क्या कहलाता था, एडिनोसिन कहलाता था, और फॉस्फेट इंट्रोड्यूस हो गया, अब एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, तो अब इस न्यूक्लियोटाइड का नाम क्या हो गया, तो ये क्या कह रहा है, मोनोफॉस्फेट ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स, दैट मीन्स मोनोफॉस्फेट, तो कह सकते हैं क्या होगा, एडिनोसिन, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बन गया ये। इसी तरह से अगर गुआनोसिन है और फॉस्फेट आ गया तो क्या पढ़ेंगे इसको, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। अगर साइटिडीन है तो क्या बोलेंगे इसको, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, और अगर इसी तरह से यूरिडीन है और फॉस्फेट आ गया तो क्या बोलेंगे इसको, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। अच्छा, इसके एब्रिविएशंस बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, एब्रिविएशंस मतलब शॉर्टकट जो इसका होगा, क्या देखेंगे, इसको कैपिटल लेटर के 3 लेटर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एएमपी कहेंगे इसको, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट इसको जीएमपी कहेंगे, ये सीएमपी हो गया और ये यूएमपी हो गया। तो इन न्यूक्लियोटाइड्स के केस में इसके लिए एब्रिविएशंस यूज किए जाते हैं, एएमपी, जीएमपी, सीएमपी, यूएमपी। और हमारे एग्जाम में अगर आप देखें तो लगातार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ एएमपी, जीएमपी, सीएमपी, यूएमपी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो हमें क्या करना, ऐसे स्ट्रक्चर हमने ड्रा कर दिया, ठीक है। हमसे कहा गया कि एएमपी का स्ट्रक्चर बनाइए, तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट हमने ये बना दिया। बहुत ही आसान है, चीज़ों को क्या करना है, हमें अरेंज कर देना है सीक्वेंस में। हमने सिस्टमेटिक पढ़ा है सभी के बारे में, सभी के स्ट्रक्चर्स हमने देखे, अब हमें केवल क्या करना है, इनको सिस्टमेटिकली अरेंज कर देना है। अरेंज करने का क्या तरीका है वो अपने को बता दिया, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। तो स्ट्रक्चर यहाँ से हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, इन केस ऑफ आरएनए, ठीक है। आपसे कहा गया कि हमें सीएमपी बना करके दिखाइए, तो सीएमपी का मतलब क्या हो जाएगा, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। तो साइटिडीन, ये हमारा साइटिडीन हो गया था, इसमें मोनोफॉस्फेट हो गया, ठीक है। अब अगर यही बात अगर हम डीएनए के लिए करें, इन केस ऑफ डीएनए, तो हमें जाना है कि डीएनए करेंगे तो हम ये चेंज कर देंगे, केवल डीऑक्सीराइबोस शुगर होना चाहिए, ठीक है। और इसमें
यूरेसिल नहीं होना चाहिए, तो यानी हमारे यहाँ क्या चेंज हो जाएगा, यूरिडीन चेंज हो जाएगा, सॉरी थायमिडीन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें ये पता है कि जब ये डीएनए हो गया तो डीएनए के न्यूक्लियोसाइड में चेंजिंग क्या हो जाती है, यहाँ पर हम जोड़ते हैं ना डीऑक्सी एडिनोसिन, जिसको बोलते हैं डीऑक्सी और गुआनोसिन, डीऑक्सी साइटिडीन, डीऑक्सी थाइमिडीन। ठीक है, ये हमारे न्यूक्लियोसाइड का नाम है। अगर वो डीएनए का न्यूक्लियोसाइड था, फॉस्फेट जुड़ेगा तो क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा, तो उसके नाम में पहले हम क्या कर देंगे, यहाँ पर भी वही काम, यानी कि ये जो है डीऑक्सी यहाँ पर भी हो जाएगा, यानी कि ये जो नेम ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड कहेंगे इसको। और नेम ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी यूरिडीन मोनोफॉस्फेट कहेंगे। और जो एब्रिविएशन में चेंजिंग होगी वो क्या करेंगे, यहाँ पर डी लग जाएगा स्मॉल लेटर का, ये बता देगा कि ये डीएनए का है न्यूक्लियोटाइड। बहुत ही आसान सी बात है, आपसे कहा गया एएमपी बनाओ और डीएएमपी बनाओ, तो मतलब समझ जाइएगा कि ये आरएनए का है और ये क्या है, डीएनए का है। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है, ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। ठीक है, तो एएमपी और डीएएमपी का मतलब हो गया कि आरएनए का सेगमेंट है और ये डीएनए का सेगमेंट है, ये पहचानना जरूरी है। उसी के बेस पे हम अपने स्ट्रक्चर में चेंजिंग करेंगे, और चेंजिंग कहाँ करनी है, सुगर यूनिट में चेंजिंग करनी है। यानी कि अगर हमसे एएमपी कहा गया तो यहाँ पर OH लगा दीजिएगा, और डीएएमपी कहा गया तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, H कर देंगे, बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी। तो बात क्लियर हो गई कि नेम ऑफ न्यूक्लियोटाइड ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमारे स्ट्रक्चर्स देखें तो ये स्ट्रक्चर्स हमारे एग्जाम में आते हैं ड्रॉ करने के लिए, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एएमपी, डीएमपी, डीसीएमपी, डीयूएमपी। ठीक है, तो इस तरह से हम कर लेंगे। आई होप समझ में चीज़ें आ गई होंगी। ठीक है, और हम यहाँ से थोड़ा सा और एक क्वेश्चन छोटा सा और यहाँ से पॉइंट आउट करते हैं, क्योंकि बहुत ही सुना सुना सा एक न्यूक्लियोटाइड है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कह रहा है तो इसका मतलब क्या है, डी नहीं लगा तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, राइबोज हो गया। ठीक है, एटीपी का है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये अभी तक क्या है, ये अभी तक है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है। क्या है ये, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है। ठीक है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट यानी कि ये है अभी एएमपी, दिस इज एएमपी। अब क्या हो, H3PO4। ठीक, अब फिर क्या हो, यहाँ से H2 का रिमूवल हो जाए तो ये दोनों P आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक, अब ये एएमपी से क्या हो गया, एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एक और आ गया इसी तरह से। अब ये क्या हो गया, एटीपी, यानी एएमपी, एडीपी, एटीपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का स्ट्रक्चर ड्रा करिए। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का स्ट्रक्चर हम इस तरह से ड्रा कर लेंगे, ये हमारे लिए बहुत ही आसान सी बात हो जाती है। ठीक है, ये हो गया एडेनिन से शुगर के साथ जुड़ा तो एडिनोसिन हो गया, और फॉस्फेट्स आ गए तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो गया।